7th का अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन इस वीडियो में करवाऊंगी। आंकड़ों का प्रबंधन, जिसको हम इंग्लिश में डाटा हैंडलिंग कहते हैं, आपने पहले की क्लास में भी किया होगा। अभी तक जो आपने पहले की क्लासेस में किया होगा, आपने आंकड़ों को एकत्रित करना, उसका सारणीबद्ध करना और उसे दंड आलेखों में लिखा होगा। आज हम इनके साथ हम सारणीबद्ध, दंड आलेखों में और आंकड़ों को एकत्रित तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम उससे आगे का भी जो है हम सीखेंगे कि आंकड़ों के प्रबंधक में इससे ज्यादा आगे इसमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आंकड़ों के प्रबंधक की बात करते हैं, इनके जाने की हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं, तो डाटा हैंडलिंग क्या है? जब भी हम किसी चीज के आंकड़ों का, यानी कि डाटा मतलब आंकड़े, हम किसी चीज के आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग डाटा, आंकड़ों का संग्रह करते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सब बच्चों का आप मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ, टेस्ट जो है 10 मार्क्स का है, किसी बच्चे के 7 आए, किसी के 5, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 9, ऐसे सबके मार्क्स आए। तो ये क्या है? ये एक डाटा है। और अब हम क्या, ये डाटा है, ये क्या है? कलेक्टिंग डाटा, डाटा का संग्रह। अब हम इसको जो है आंकड़ों का संगठन करेंगे, यानी कि उसका ऑर्गेनाइजेशन डाटा, उसको सही तरीके से जो है उसको मैनेज करेंगे। हम उसको लिखेंगे कि कितने बच्चे हैं क्लास में और कितने बच्चों के 7 मार्क्स आए, कितने बच्चों के 6 आए, कितने बच्चों के 5 आए। उसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का संगठन करते हैं। पहले हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसका संग्रह करते हैं, कलेक्टिंग डाटा। उसके बाद हम उसको आंकड़ों का संगठन करते हैं, यानी कि उसको सही तरीके से लगाते हैं। आपके स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी, 1st to 12th हो सकता है, 1st to 10th हो सकता है। अब हर एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब उसको हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसको सही तरीके से लिखेंगे कि क्लास 1st में इतने बच्चे हैं, क्लास 2nd में इतने बच्चे हैं, क्लास 3rd में इतने बच्चे हैं। ये सब उसको हम आंकड़ों का संगठन में करते हैं। यानी कि पहले हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, आंकड़ों का संग्रह, उसके बाद हम उसको आंकड़ों का संगठन करते हैं, सही तरीके से उसको लगाते हैं, सही तरीके से। ठीक है, उसके बाद जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आंकड़ों को एकत्रित करके उनको सारणीबद्ध करना। यानी कि अब हमने आंकड़े तो इकट्ठे कर लिए, अब उसको हम सारणीबद्ध, मतलब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टैबुलर फॉर्म में, जब हम आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं उसको हम सारणीबद्ध किस तरीके से करेंगे। ठीक है, जब हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो उसके बाद आप उसको बार फॉर्म में, बार ग्राफ में भी लिख सकते हैं, उसको आप टैबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सारणीबद्ध में भी लिख सकते हैं और दंड आलेखों में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए, ये हमने आंकड़ों का संग्रह कर लिया यहाँ पर। अब हम जो है आंकड़ों को ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, कैसे संगठन करेंगे? सारणीबद्ध तरीके से इसमें हम करेंगे। किसी बच्चे के 2 अंक आए, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 8 और किसी को 9, हमने यहाँ पे सब लिख लिए। अब उसके बाद जब हम सारणीबद्ध तरीके से करते हैं, इनकी टैबुलर फॉर्म में करते हैं, और जब हमें मिलान करना होता है तो हम किस तरीके से करते हैं? जब जिन बच्चों के 2 अंक आए उसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर हमें 1 लिखना हो सारणीबद्ध के अंदर तो हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें 2 लिखना हो तो हम 1 और 2 लिख देंगे, 3 लिखना हो 1, 2, 3 लिख देंगे, 4 लिखना हो तो 1, 2, 3, 4। अगर हमें 5 लिखना है तो 1, 2, 3, 4, ऊपर से एक लाइन हम क्रॉस करेंगे, 5। ये हमारा 5 होता है। अगर अब हमें 6 लिखना हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 ये 6। इस तरीके से हम आगे जो है उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, ये हम सारणीबद्ध में हम इसी तरीके से लिखते हैं। अब किसी के 2 अंक आए तो 2, फिर 4 अगर हमें लिखना है मिलान चिन्ह में तो हम 4 ऐसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे, 7, पहले 5, फिर 6, 7, फिर 8, 5, 6, 7, 8, फिर 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से। अब कितने बच्चों के जो 2 अंक आए वो हम यहाँ देखेंगे। 1 बच्चे के 2 अंक आए, 4 अंक कितने बच्चों के आए? 1, 2 बच्चों के 4 अंक आए, 5 अंक कितने बच्चों के आए? 3 बच्चों के, इस यहाँ से देखेंगे। और 7 अंक कितने बच्चों के आए? वो 2 बच्चों के आए। इसी तरीके से 8 अंक 1 बच्चे के आए और 9 अंक 3 बच्चे के, ये हमने यहां से देखा। तो यही होता है कि जब हम आंकड़ों का संग्रह कर लेते हैं तो आंकड़ों का संगठन हमने यहाँ पर सारणीबद्ध तरीके से किया, जिसको इंग्लिश में टैबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा तरीका है दंड आलेखों, यानी कि बार ग्राफ। ठीक है, एक तो हमने सारणीबद्ध तरीके से हमने उसका जो सारणी बनाई। अब हम एक जो है बार ग्राफ के थ्रू भी जो है दंड आलेखों से भी जो हम जो आंकड़ों का संग्रह करते हैं, उसके बाद जो उसका हम ऑर्गेनाइजेशन संगठन करते हैं, उसका दूसरा तरीका है दंड आलेखों।
ठीक है। अब किसी बच्चे ने, जैसे विषय है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में किसी के 6 अंक आए, किसी एक बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर, उसके 6 अंक आए, अंग्रेजी में 8, गणित में 5, विज्ञान में 3 और सामाजिक विज्ञान में उसके 10 अंक आए। अब हमें इसे जो है दंड आलेखों में करना है। दंड आलेखों में आपने देखा होगा, आपने बार ग्राफ देखा होगा जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है हम इसको करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे रफली समझा रही हूँ। यहाँ पे नीचे जो हम सब्जेक्ट विषय लिख लेंगे और यहाँ पे हम अंक लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज देखनी होती है कि हमें एक स्केल दे रखा होता है। जब भी हम बार ग्राफ करते हैं, दंड आलेखों में करते हैं, तो उसके अंदर एक स्केल दे रखा होता है, तो उसके आगे लिखा होता है 1 इकाई बराबर, इस टाइप से लिखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 1 इकाई किसके बराबर है, यहाँ पे जो 1 इकाई है वो 1 अंक के बराबर। देखो यहाँ पे स्केल, वो स्केल की बात नहीं हो रही जिससे आप मेजरमेंट करते हो, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे ये दूसरा स्केल है, यहाँ पे ये जो स्केल है ना, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे जो 1 इकाई है वो 1 अंक के बराबर, यानी कि इसका मतलब कि हम हर एक के बाद एक एक अंक, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 इकाई 1 अंक के बराबर है। मान लो यहाँ पर 1 इकाई अगर 5 अंक के बराबर होती, 5 अंक, 5, वो हम इकाई कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर 1 इकाई 5 अंक के बराबर है तो यहाँ पे आप 5 लिखते, फिर 10 लिखते, फिर 15, फिर 20, यानी कि हर एक के बीच में 5-5 का गैप हो जाता है, क्योंकि 1 इकाई किसके बराबर है, 5 अंक के। तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिखते। अगर 1 इकाई 10 अंक के बराबर होती तो आप लिखते 10, 20, 30, 40। आपको जो है ये हमें कैसे पता चलता है कि 1 इकाई कितने अंक के बराबर है, वो हम यहां से पता लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 3 दे रखा है, ठीक है। अब 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6। तो यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं उसको ही, यहाँ पे जो अंक दे रखे हैं उसको देख के ही हमें जो है वो पता लगाना होता है कि 1 इकाई कितने के बराबर होगी। अगर यहाँ मान लो यहाँ पे 5 दे रखा होता, 10 दे रखा होता, उसके बाद 20 या 25 या 30 दे रखा होता, बीच के नंबर नहीं दे रखे होते, या फिर दे भी रखे होते, ज्यादा नहीं होते, तो हम 1 इकाई 5 के बराबर कर लेते। मान लो यहाँ पे दे रखा होता 5, 10 और उसके बाद दे रखा है 35, उसके बाद दे रखा है 40 और 42 दे रखा है, ठीक है। ऐसे नंबर दे रखे, किसी के अंक ऐसे आए हैं, तो इसको हम 5 इकाई में लिख सकते हैं। एक इकाई 5 के बराबर हम कर सकते हैं, 5 अंक के बराबर। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना लेती हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मुझे इकाई बतानी है, जैसे इसको मैं 5 बताऊंगी, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, फिर 25, फिर 30। अगर मुझे इसके अंदर अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25, ठीक है, फिर ऊपर 30। अब मुझे 5 बताना है तो सीधा मैं 5 यहाँ पे कर सकती हूँ। किसी को 10 बताना तो सीधा मैं 10 कर सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। 15 बताना तो सीधा यहाँ पे 15 कर सकती हूँ। अगर मान लो मुझे अब 17 बताना है तो 20 और 15 के बीच में, अगर मुझे 17 बताना तो 20 और 15 के बीच में ले लूंगी, यहाँ पे 20 और 15 के बीच में यहाँ पे ले लूंगी। ये आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी होती ऐसे, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ले लूंगी। अब यहाँ पे मुझे 42 बताना है तो मैं क्या करूंगी, 40 और एक 45 उसके ऊपर बनाऊंगी। 40 और 45 के बीच में थोड़ा सा 40 से हल्का सा ऊपर करके 42 ले लूंगी, ठीक है। तो इसमें यही समझाना है कि जब हमें नंबर देख के, हमें अंकों को देख के, या कोई भी संख्या में यहाँ पे कोई भी अंक दे रखे हैं तो उसको देख के हमें पता लगाना होगा कि यहाँ पे कितनी, 1 इकाई में कितने अंक की बात हो रही है या कितने की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे 6, 8, 5, 3, 10 दे रखा, तो हम सिंपल इसको 1 से लेकर 10 तक लिख सकते हैं। तो 1 इकाई में 1 अंक की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में कितने अंक है, 6 अंक है, तो हम इसको यहाँ पे 6 अंक के ऊपर ऐसे स्केल से जो है इसको सही तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अंग्रेजी में 8 अंक की बात हो रही है तो यहाँ पे हम इसको 8 के ऊपर बनाएंगे। ये हमारा बार ग्राफ के बनता है। 5 अंक की बात हो रही है तो 5 पे बनाएंगे, मैथ्स में, गणित में, ठीक है। उसके बाद विज्ञान में 3 अंक की बात हो रही है तो ये हमारा 3 अंक पे ऐसे स्केल से बनेगा ये। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में हमारे 10 अंक की बात हो रही है। अब 10 हमारा इधर आ रहा है, ठीक है, तो यहां से जो है वो हमारा यहां से जाएगा, ये ऐसे और ऐसे, ये हमारा 10 अंक ऐसे आएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया दंड आलेखों में, हम इस तरीके से करते हैं। अब इसी के अंदर हमें एक और करना हो, जैसे मान लो एक बच्चे के जो नंबर आए हैं हिंदी अंग्रेजी में ये सब आए हैं, अब उसी के ये हमारे मान लो हाफ टर्म के जो एग्जाम्स होते हैं, 6 माह के एग्जाम, उसमें आए हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा एग्जाम हुए, फिर से एग्जाम हुए, तो अब उस बच्चे के हिंदी में जो है वो
8 नंबर आए। अंग्रेजी में अब उसके जो है वो 5 नंबर आए। अब उसके गणित में जो है 7 नंबर आए, विज्ञान में उसके 6 नंबर आए और सामाजिक विज्ञान में उसके अब 9 नंबर आए। ठीक है, तो अब इसी को हमने इसमें बनाना, तो कैसे बनाएंगे? अब उसके हिंदी में 8 नंबर आए, तो 8 कहाँ जा रहा है? वो यहां आ रहा है, तो इसके साथ हम जो है इसको ऐसे जोड़ेंगे और साथ में एक और इस टाइप से। ठीक है, आप इसको जो है इस टाइप से अलग से लाइनिंग भी कर सकते हो, नहीं तो उसको ऐसे भी रख सकते हो। तो इससे पता चल जाएगा कि एक बार उसके जो है 6 नंबर आए और दूसरी बार उसके 8 नंबर आए उसी के। अब अंग्रेजी में उसके 5 नंबर आए, तो यहां से जो है इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में उसके अब 5 नंबर आए, गणित में उसके अब कितने नंबर आए? 7 नंबर आए। तो इस 7 हमारा कहाँ आ रहा है? यहां आ रहा है, इधर। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको, ये हमारा हो गया मैथ्स में अब 7 नंबर आए। विज्ञान में कितने नंबर आए? 6 नंबर आए। 6 हमारा कहाँ आ रहा है? ये हमारा आ रहा है इधर। तो ये हमारे हो गए 6 नंबर। अब सामाजिक विज्ञान में उसके 9 नंबर आए। अब 9 जो है वो इधर आ रहा है, इधर, और ये इसका 9 नंबर हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम जो है दंड आलेखों में करते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जब हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ये हमने समझा। उसको किस तरीके से उसको आंकड़ों का संगठन करते हैं। जब हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो उनको हम सारणीबद्ध करते हैं या फिर उसका हम दंड आलेखों में करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर एक होता है माध्यम। अब माध्यम क्या होता है? देखो, माध्यम होता है, उसके बाद माध्यक होता है, बहुलक होता है और परिसर होता है। ये अब हम 4 समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं माध्यम। माध्यम क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन। हमारे पास ये 4 नंबर दे रखे हैं। अब हमें इनका जो है माध्यम निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? माध्यम निकालने के लिए हमें सभी परीक्षणों का योग करना होता है और परीक्षणों की संख्या, यानी कि जितने भी हमें परीक्षण दे रखे हैं इनको पहले हम प्लस कर लेंगे। प्लस करके कितना आया? 28। और कितने परीक्षणों की संख्या? 1 2 3 4, 4 दे रखे है, तो नीचे हम 4 लिख लेंगे। इन सबको प्लस किया, 28 आया बटा में 4। अब इसको काट दिया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, 7 आ गए, यानी कि इनका जो माध्यम है वो क्या निकला? 7 निकला। जितने भी आपको नंबर दे रखे होंगे आपने उनको प्लस कर ले लेना है और जितने नंबर दे रखे हैं उससे आपने उसको भाग कर देना है, इस टाइप से। ठीक है, तो आपका माध्यम निकल आएगा। अब परिसर की बात हो रही है। परिसर में क्या होता है? जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी होगी, जो भी हमें नीचे अंक दे रखे हैं उसमें सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को हमने माइनस कर दे रहा है। अब ये अंक दे रखे हैं, इसमें सबसे बड़ी है 54 और सबसे छोटी है 23। इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो 31 आ गया, यानी कि इसका जो परिसर है वो 31 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं बहुलक। बहुलक जिसको मोड कहते हैं। बहुलक क्या होता है? एक जो भी हमें अंक दे रखे हैं उसमें कोई भी एक अंक जो बार बार आ रहा है, ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही हमारा बहुलक है। जैसे इसमें 2 जो है ज्यादा आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, तो यही हमारा बहुलक है। माध्यम क्या है? जिसको हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। अब जब हमारे पास ये अंक दे रखे होते हैं, या तो अब इसको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। उसके बाद जो सबसे बीच का होगा, अब ये जो है हमारा माध्यक आ रहा है, यानी कि इसके बाद 3 इधर है और 3 इधर है, तो बीच में हमारा ये आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? माध्यक हो गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें इसको आरोही या अवरोही क्रम में लगाना होगा, तभी आप उसका माध्यक कर पाओगे। ऐसे बीच में से कोई भी माध्यक नहीं लेना आपने। ठीक है, अब हमने इसमें ये भी समझ लिया माध्यम, माध्यक, बहुलक और परिसर। ठीक है, हमने इसका सारणीबद्ध भी समझ लिया, हमने इसका दंड आलेखों को भी समझ लिया। अब हम इसमें समझते हैं संयोग और प्रायिकता, यानी कि चांस एंड प्रोबेबिलिटी। संयोग एंड प्रायिकता का मतलब है जब हम कोई चीज, कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर उस काम को करने के कितने चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ये काम हो ही जाएगा। ठीक है, तो कितनी संभावना है इस चीज की कि वो ये काम हो ही जाएगा। जैसे कि मान लो आपके पास एक कॉइन है जिसके अंदर हेड और टेल दोनों होते हैं। ठीक है, अगर आप कॉइन को ऊपर की तरफ उसको टॉस करते हो, उछालते हो उसको, तो या तो हेड आता है या टेल आता है, दोनों में से कोई एक आता है। ठीक है, अगर अब आप कॉइन को ऊपर टॉस कर रहे हो और उसको उछाल रहे हो, जब वो नीचे आता, इस बात की कितने चांसेस है, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इस बात की कितनी संभावना है कि अब हेड ही आएगा।
कितने इसमें है, देखो अब जो सिक्का है, कॉइन जो है, उसमें हेड और टेल है, या तो हेड आएगा या टेल, दोनों में से एक ही आएगा, यानी कि दोनों में से एक आने की एक ही आ सकता है। अब हेड आएगा या टेल ये हमें नहीं पता, और टोटल कितने हैं, हेड और टेल 2 हैं, दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है। तो दोनों में से एक आने की संभावना है। तो पहला क्या है, आने की संभावना। आने की संभावना कितनी है, हेड और टेल में से एक ही है आने की संभावना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और कुल संभावनाएं कितनी है, 2 हैं, हेड और टेल। कुल संभावनाएं 2 हैं, जिसमें से आने की संभावना 1 है, या तो हेड या टेल। तो क्या हो गया, 1/2। तो कितने चांसेस है, कितनी संभावना है कि जब हम कॉइन को उछाले उसमें हेड आएगा या टेल, उसकी 1/2 जो है वो संभावना है, ठीक है। ऐसे ही जब आप लूडो खेलते हैं तो उसमें डाइज होता है। अब जो उसमें डाइज होता है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। जब आप लूडो उस डाइस को फेंकते हो तो कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, कभी 2 आता है। तो कितने उसमें संयोग है कि उसमें इस बार 4 ही आएगा, ठीक है, या उसमें इस बार 5 ही आएगा, 1 ही होगा। टोटल कितने हैं, आने की संभावना कितनी है, 1। इनमें से कोई एक ही नंबर आएगा तो आने की संभावना तो 1 ही है। और कुल संभावनाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कुल संभावनाएं 6 हैं। तो 6 में से एक ही है जो आने की संभावना है। अगर मैं अब आपसे कहूं कि 5 से कम नंबर, आपने जो डाइस को फेंका, और अगर मैं उसमें आपको कहूं कि 5 से कम आने की कितनी संभावना है, 5 से कम तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो 5 से कम आने की संभावना तो 4 हो गई, यानी कि या तो 1 आएगा, या 2 या 3 या 4। तो 4 हो गई ना 5 से कम आने की संभावना है, तो वो 4 है। और कुल संभावना कितनी है, 6 है। अगर हम इसको कट कर दें तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो डाइस के अंदर अगर आपको 5 से कम लाना है, 5 से कम, अगर आपसे कोई बोले कि 5 से कम आने की संभावना कितनी है, तो 5 से कम आने की संभावना 2/3 है, ठीक है। इस तरीके से जो हम करते हैं। बाकी जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ना, तब भी मैं आपको इसके साथ साथ में समझाऊंगी। अगर आपको कुछ भी अभी नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम आपको तब भी जो है मैं आपको साथ में सारा समझाऊंगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो।